गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम फिर आपके साथ एक अच्छे एडिटोरियल एनालिसिस के साथ आए हैं। आज जो एडिटोरियल आया है 3 दिसंबर को, ये राजीव भाटिया जी के द्वारा लिखा गया है। ये फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू म्यांमार रह चुके हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया का ईस्ट जो है, कनेक्टिंग इंडियाज ईस्ट विद द इंडो पैसिफिक, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है यहाँ पे। बिकॉज अभी रिसेंटली ही एशियान समिट खत्म हुई है, एशियान समिट हुई है। एशियान समिट के साइड लाइंस में भारत ने इस रीजन के साथ 30 इयर्स अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के स्टैब्लिश किए हैं। यानी कि ये रिलेशन हमारा 1992 से स्टार्ट हो गया था, जैसे ही हमने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट करी। बाद में लुक ईस्ट पॉलिसी को हमने एक्सपैंड किया। 2014 में हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसको लेके आए और हम सिग्निफिकेंट स्टेप्स लेने लग गए एशियान कंट्रीज की तरफ। एशियान जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, वो इंपॉर्टेंट माना जाता है। साथ ही में श्रीलंका ने इस बार 5th बिम्स्टेक की समिट होस्ट करी है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये 7 कंट्रीज का ग्रुपिंग है और किस तरीके से इंडिया एशियान के साथ अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में और बिम्स्टेक के माध्यम से इंडो पैसिफिक को सिक्योर कर सकता है, उसके बारे में ऑथर हमको यहाँ पे बता रहे हैं। तो आज के एडिटोरियल में हम क्या क्या देखेंगे, ये हमारा GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हम देखेंगे कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट एक्सपैंड कर सकता है क्वाड के ऑब्जेक्टिव्स को। साथ में हम ये भी देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट एक ब्रिज की तरह काम करता है। बिम्स्टेक का क्या सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर रीजन के लिए या इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए। मणिपुर को हब ऑफ डेवलपमेंट बनाना है तो किस किस रीजन्स में बनाना है और मणिपुर कितना एक्सेल कर रहा है, और कैसे हम म्यांमार के साथ रिश्ते अगर सही करने हैं तो हम मणिपुर के माध्यम से कर सकते हैं। और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो इश्यूज हैं, वो ट्रेडिशनल थ्रेट्स क्या हैं और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स क्या हैं, वो भी हमें समझना पड़ेगा। और हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि चाइना किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को अपना ड्रग ट्रैफिकिंग का सेंटर बना रहा है, क्राइम का सेंटर बना रहा है और हमारे इन पोरस बॉर्डर्स को इनफिल्ट्रेट कर रहा है, क्योंकि वो इस रीजन की यूनिटी को तोड़ना चाहता है। सो दिस इज हर्षवर्धन त्रिपाठी विद टुडेज एनालिसिस। इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ आइए शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि हमें सबसे पहले अगर इस रीजन को समझना है तो हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन को देखना पड़ेगा। देखिए, भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है। भारत का ये जो बाउंड्री एरिया है, ये जो भी एरिया है, इसमें लोअर हिमालयन रेंजेस बेसिकली आपकी यहां से लेके यहां तक आती हैं और ये हम सराउंड करते हैं म्यांमार से। तो म्यांमार से सराउंडिंग स्टेट्स आप देख सकते हैं, कुछ हद तक नागालैंड का बॉर्डर, मणिपुर का बॉर्डर, मिजोरम का बॉर्डर लार्जली, और थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर। ये सब स्टेट्स, इन स्टेट्स को हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स कहते हैं। ये ऐसा कहते हैं कि एक छठा स्टेट है, 6 स्टेट्स हैं और उनका एक ब्रदर स्टेट है सिक्किम। तो ये जो है, ये म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं और हमारी बाउंड्री कैसी है, पोरस है। पोरस क्योंकि ये पहाड़ी इलाके हैं तो बाउंड्रीज बनाई नहीं गई हैं, जैसा कि हमने LOC में कर रखा है, बार्ब्ड वायरिंग नहीं है। तो ये जो बाउंड्री है हमारे पास, ये लगभग इन्फिल्ट्रेट की जा सकती है घाटियों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, जो भी है यहाँ पे। तो इस केस में म्यांमार से इंसर्जेंसी काफी ज्यादा रहती है इन रीजन्स में। और आप अभी देखेंगे आफ्स्पा, जो कि आसाम में अभी भी है पर कुछ स्टेट से कंप्लीटली हटा दी गई है, जिसमें मेघालय नंबर 1 पे है और त्रिपुरा नंबर 2 पे है। बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ जो भी रीजन था, यहां से इंसर्जेंसी खत्म हो चुकी है, पर अभी इन रीजन्स में इंसर्जेंसी खत्म नहीं हुई है। तो ऐसे क्या कारण हैं, क्या लिंकेजेस हैं, उनको हम समझेंगे। पर अब हम थोड़ा सा बाहर चलते हैं, इस मैप के बाहर निकल के देखते हैं कि ये रीजन किस तरीके से कनेक्ट करता है। आप देख सकते हैं कि ये इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ये वाला, ये म्यांमार से कनेक्टेड है। म्यांमार कनेक्टेड है थाईलैंड से और थाईलैंड कनेक्टेड है आपके मलेशिया से, और फिर ये हम यहाँ पे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट, स्टेट ऑफ मलक्का।
और फिर ये आ गया साउथ चाइना सी का रीजन। तो अगर इंडिया अपनी कनेक्टिविटी इस रीजन में बढ़ा लेता है, इंडिया अपनी कनेक्टिविटी इस रीजन में बना लेता है, तो हम कंबोडिया, लाओस और साउथ चाइना सी, वियतनाम के माध्यम से डायरेक्टली साउथ चाइना सी में अपनी एंट्री भी कर सकते हैं। और ये इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड रीजन माना जाता है, क्योंकि चाइना जो है वो अपने बॉर्डर क्लेम्स कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, आज का एडिटोरियल थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, आप इसको तोड़ के समझेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बेसिकली कल्चरल लिंकेजेस जो हैं, कल्चरल लिंकेजेस ये पूरी की पूरी ज्योग्राफी की वजह से है। किसकी वजह से है? ज्योग्राफी की वजह से है, इंटायर ज्योग्राफिकल एरिया। तो ज्योग्राफी क्योंकि लिंकेज हो रही है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट और इंटर लिंकेजेस ढूंढना पड़ेगा। कल्चरल डेवलपमेंट एंड इंटर लिंकेजेस ढूंढ के हम क्या कर सकते हैं, हम कनेक्ट कर सकते हैं म्यांमार को अपने साथ। साथ ही साथ ऑथर यहाँ पे फर्दर हमें कहता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, किससे इसको हम इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं? फॉरेन इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनसे इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स से इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ज़्यादा ले, डेवलपमेंट इनिशिएटिव ज़्यादा ले। यहाँ पे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को ध्यान में रखे, वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को ध्यान में रखे। साथ ही में गवर्नमेंट ये भी ध्यान रखे कि कल्चरल सेंसिटिविटीज जो हैं लोगों की, टाइज जो हैं वो ब्रीच ना हो, वो खत्म ना हो। और साथ में मेडिकल हब, मेडिकल सर्विसेज का हब बनाओ मणिपुर को, क्योंकि इसकी जो यूनिवर्सिटी है इसने बहुत सारे डॉक्टर्स दिए हैं और ये हमें बेसिकली म्यांमार के साथ म्यांमार की ज़रूरत को फुलफिल करने के लिए कारगर होगा। तो आपको पहले तो ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो कि इनके माध्यम से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को एक एक्सेप्टेड स्टेट, एक रीजन की तरह डिक्लेयर करे। साथ ही में ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो हमारे हैं, ट्रेडिशनल थ्रेट्स हमारे कैसे हो गए? ट्रेडिशनल थ्रेट्स क्या है सर? क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, है ना? क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन है। फैमिली टाइज के चलते, फैमिली टाइज के चलते कंसिस्टेंट टू एंड फ्रो है बॉर्डर से। फिर लोकल कम्युनिटी का डिस्ट्रस्ट है, लोकल कम्युनिटी का डिस्ट्रस्ट है किस पे? दिल्ली पे, ऑन दिल्ली। तो ये हमारे क्या हो गए सर? ट्रेडिशनल थ्रेट्स हो गए, जिनको हम 1942 से बेसिकली फेस कर रहे हैं। और अभी तक 2022 तक कई सारी चीजें हुई, लेकिन आफ्सपा एक कारगर लॉ साबित होता है और आफ्सपा ने इंटरनल सिक्योरिटी में मदद करी है। पर आफ्सपा का जो रिमूवल है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जल्दी से जल्दी कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस रीजन का ट्रस्ट जीतना है, डिस्ट्रस्ट को खत्म करना है। और इसमें कौन सी मिनिस्ट्री काम कर सकती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो लीडिंग रोल प्ले कर सकती है। फर्दर ऑथर यहाँ पे ये कहते हैं कि जब आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इस तरीके से कनेक्टेड है कि ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ब्रिज की तरह काम करता है, जो कि इंडिया को किससे कनेक्ट करता है? एशियान से कनेक्ट करता है। और हम इसको कह सकते हैं कि ये बाय वे ऑफ लैंड कनेक्ट करता है। किससे? जमीन के माध्यम से। ठीक है, तो इंडिया के, जैसे इंडिया ने अभी प्रपोज किया था, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ये हाईवे प्रपोज किया था 2015 में लगभग, ये बनना भी शुरू हुआ। लेकिन फिर अभी सबसे ज्यादा बड़ा इन्वेस्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ करता था, उसने पैसे अभी लगाना मना कर दिया है, क्योंकि म्यांमार में क्या हो गया है? डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को अपने फेवर में ना ले लो। along with this नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देखिए वेरी क्लोज टू है बे ऑफ बंगाल, इट इज वेरी क्लोज टू बे ऑफ बंगाल। और अगर कंट्री जैसे कि नेपाल और भूटान, अगर इनको बे ऑफ बंगाल में ट्रेड करना है तो भी इनको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और कल्चरल लिंकेजेस ढूंढने पड़ेंगे हमें वहां पे, ताकि लोग दिक्कत ना करें।
और बे ऑफ बंगाल के लिए 7 देशों का इनिशिएटिव था बिम्स्टेक। ये आप सबको पता होगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक को ब्रिज कहा जाता है किसका? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो ऑलमोस्ट फेल्ड इनिशिएटिव हो चुका है, और एशियान का। क्योंकि बे ऑफ बंगाल रीजन जो है ये प्राइमेसी होल्ड करता है किस जगह पे? इंडियन ओशन सिक्योरिटी में, या आप ये कह लीजिए सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन सिक्योरिटी, सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन सिक्योरिटी। और इसीलिए बिम्स्टेक चार्टर के अंडर इसीलिए बिम्स्टेक चार्टर अभी जब रिसेंटली अडॉप्ट किया गया तो इंडिया को सिक्योरिटी इनिशिएटिव दिया गया है। तो भारत के लिए बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक ब्रिज की तरह काम करेगा, भारत के लिए एशियान के साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ये रीजन भी इंपॉर्टेंट है। और यहां पे ऑथर कह रहा है कि हमें बेसिकली चाइना को अगर कंटेन करना है, चाइनाज राइस को अगर कंटेन करना है, कंटेनमेंट करना है, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। चाइना वहां के बॉर्डर्स के लिए, स्टेट्स के लिए ड्रग बहुत ज्यादा प्रोवाइड करा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत हो रही है, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं हमारे लिए। तो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स मतलब अभी क्या चल रहा है? टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंसर्जेंसी कह सकते हो आप इसको, क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी चल रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग चल रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग चल रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है, वेपन ट्रैफिकिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को, लोकल प्रोटेस्टर्स को मनोभावना जो है उनकी बढ़ा रहे हैं कि वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंस्टेबिलिटी लाए। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स की वजह से जो सिक्योरिटी है वो क्या होती है आपकी? डिस्टेबलाइज होती है। सिक्योरिटी डिस्टेबलाइज होगी, और जब सिक्योरिटी डिस्टेबलाइज होगी तो तुरंत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आफ्स्पा लगा देती है। और ये आफ्स्पा जो है ये और सोशल डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है, सोशल डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है। कुछ लोग जो सिक्योरिटी चाहते हैं, कुछ लोग जो नॉर्थ ईस्ट रीजन की आजादी चाहते हैं। ये सोशल डिफरेंस अगेन आपके इंटरनल सिक्योरिटी को खत्म कर रहा है। तो चाइना के इंटरेस्ट में है कि वहां पे आर्मी अपना ऑपरेशन लगातार करती रहे, इसीलिए चाइना ये चीजों को अपनी कंट्री से तो हटाएगा लेकिन आपकी कंट्री में बढ़ाएगा, और वो भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो चाइना का राइज जो है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स प्रमोट कर रहा है, जिसकी वजह से आफ्स्पा लगातार लग रहा है और पब्लिक डिफरेंस जो है वो सरकार की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो हमें इन सबको कंटेन करने के लिए इस रीजन को सिक्योर करना जरूरी है। देखिए, और ये कहते हैं कि किसी भी रीजन को अगर आपको सिक्योर करना है तो सिर्फ आप फोर्स का यूज करके नहीं कर सकते, आप ट्रस्ट को जीत के कर सकते हो। और ट्रस्ट आता है सर विकास से, डेवलपमेंट से, पैसे से। तो लोगों को अगर दिखाई देगा कि नहीं, इंडिया, भारत सरकार हमारी तरफ सोच रही है, तो ये रीजन आपकी तरफ बिल्कुल इंक्लाइन होगा। तो इसलिए इस तरीके से यहाँ पे ऑथर ने बहुत सारी बातें बताई हैं और कहा है कि असम राइफल्स अपनी विजिलेंस को बढ़ा दें, नॉर्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कॉन्सेंट्रेट करने में सही तरीके में बढ़ रहा है। जॉब क्रिएशन है क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, जॉब क्रिएशन है क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म जो है उसको बढ़ाया जा सकता है इंडियन स्टेट्स के लिए, म्यांमार रीजन में। और दूसरा है रीजन की जो बायोडाइवर्सिटी ऐसी है कि उसको एक्सपैंड किया जाए तो एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट होगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी एक मौका मिलेगा यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, ठीक है। और मणिपुर की स्ट्रेटेजिक और बिजनेस कम्युनिटी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है एक अच्छा ब्लूप्रिंट बनाने में, ताकि कॉमर्स, कनेक्टिविटी और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट प्रमोट किया जा सके। लास्ट में ऑथर यहाँ पे आपको यही समझाता है, लास्ट में कहता है कि कॉमन थ्रेड्स निकल के आते हैं। अभी जो रिसेंटली जो भी एक्सचेंजेस हुए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने काफी हद तक इश्यूज को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन अभी मेजर इश्यूज बाकी हैं। कहते हैं कि इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के बारे में तो छोड़ दीजिए, अभी बे ऑफ बंगाल की सिक्योरिटी और उसके आसपास रहने वाले जो देश हैं उनको भारत के नजदीक होना ज्यादा जरूरी है, और वो क्योंकि भारत के ज्योग्राफिकली नजदीक हैं। तो बिम्स्टेक के जितने भी मेंबर्स हैं उनको इस रीजन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर उनको इफेक्टिवनेस बिम्स्टेक की बढ़ानी है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बिम्स्टेक के लिए भी जरूरी है। दूसरा, इंडिया की जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अगर उसको इंप्लीमेंट करना है तो यहाँ पे लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट से अब हमें थिंक एंड रिलेट ईस्ट की तरफ बढ़ना पड़ेगा, अब स्पेशली हमारे कंट्री में। तो ऑथर ने यहाँ पे आपको काफी अच्छी चीजें बताई हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए। आई होप आपको आज का एडिटोरियल एनालिसिस अच्छा लगा होगा।
आपको ये एनालिसिस कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बनाएं। साथ में हमें ये भी बताएं कि बिम्स्टेक किस ईयर में फॉर्म हुआ था। बिम्स्टेक एज एन ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एनालिसिस। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।